अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कौमी सलामती के नाम पर आए दिन मीडिया को नसीहत की जाती है कि मुल्की मसाइल दुनिया के सामने लाने से गुरेज किया जाए, घर की बात घर के अंदर ही रहने दी जाए, यहाँ पर होने वाली मुबैना ना इंसाफियों पर भी पर्दा डाला जाए। लेकिन हाल ही में डॉन लीक्स तनाज़े ने सिविल और अस्करी इदारे के दरमियान कशमकश की हांडी को पूरी दुनिया के सामने फोड़ दिया। क्या वॉशिंगटन पोस्ट, क्या बीबीसी और क्या भारतीय मीडिया सभी इसका तनाज़े का जिक्र कर रहे हैं। तो अब हम पूछते हैं कि हुकूमत की जानिब से फौज को नीचा दिखाने की मुबैना कोशिश और फौज की जानिब से सिविलियन हुकूमत पर दबाव, क्या ये कौमी सलामती का मसला नहीं? दूसरी तरफ पनामा पेपर्स पर JIT से तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया, जो कल से अपनी समाअत करेगा। वो तमाम इदारे जिनको तहकीकात करनी है वो शशो पंच का शिकार हैं, क्योंकि ना कोई ऐसा कानून है जिसके तहत वो बैरून मुल्क इन असासों की तहकीकात कर सके और ना इनके पास इतनी सलाहियत है कि वो ये काम कर सके। दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातों की तरह अब MQM ने भी वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट बार के इस मौकिफ की तायीद करते हुए उन्हें ये मशवरा दूंगा, यह मुतालबा नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुतालबे का वक्त चला गया। अब मुतालबे का नहीं, अब फैसले का वक्त है। अब फैसले का वक्त है, ये कहना था फारूक सत्तार साहब का। नाजरीन, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले ही सड़कों और एहतजाजी डगर पर हैं, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ मुसलसल डटे हुए नजर आते हैं। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर शेर, ये शेर हैं। वो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़, वो गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाए तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। ये वजीर आजम साहब ने आज कहा। तो नाजरीन, जानने की कोशिश करते हैं कि आइंदा आने वाला सियासी मंजरनामा कैसा होगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। कराची वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा। आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा की रुकन भी हैं। पेशावर वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली गुलाम अहमद बिलोर साहब। स्काइप से हमें ज्वाइन किया है सीनियर दफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ साहब ने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले शाहिद लतीफ साहब, आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि जब ये ट्वीट आई DG ISPR से, उसके बाद ही तनाजा और गहरा बुरान और गहरा हो गया। आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि परवेज रशीद साहब को बरतरफ कर दिया गया, राव तहसीन साहब को बरतरफ कर दिया गया और हमने देखा कि तारिक फातमी साहब को भी बरतरफ कर दिया गया। ये क्या काफी नहीं था? आप समझते हैं कि कुछ और भी होना अभी बाकी था? देखिए, ये जो पहली बात तो जो ट्वीट और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रही है, मेरा ख्याल है इसको पूरे तनाजुर में देखना चाहिए। इस ट्वीट की नौबत आई क्यों? कुछ तो हुआ ना बैकग्राउंड में, और वो ये हुआ कि दोनों के दरमियान, फौज और हुकूमत के दरमियान, मैं समझता हूँ एक चीज़ तय पा गई, और वो ये थी कि इत्तफाक राय से जो ये इंक्वायरी की गई उसमें उसकी सिफारिशात और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उस पर दोनों ने फैसला कर लिया कि ये चीज़ अब सबके सामने आनी चाहिए। जब दोनों में एक फैसला हो गया तो क्या वही चीज़ फिर मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए थी? ये क्या वजह हुई कि उसमें से कुछ चीजें निकाल दी गई? मगर मुझे समझने, अलाउ मी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्या मसला ये है कि मंजर आम पे पूरी रिपोर्ट नहीं आई, या मसला ये है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए थी उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई? मसला क्या है? नहीं, आप उस ट्वीट की लैंग्वेज पढ़े ना, उसमें तो बड़ा क्लियर है कि ये नामुकम्मल है, और जो सिफारिशात आपस में इत्तफाक किया गया था, यानी कहा यह जा रहा है कि हमें जो बात आपस में हमने तय की थी वो एक इत्तफाक राय उस पर हो गया था। लिहाजा ये चीज़ नहीं पॉइंट आउट की गई कि हमें जो आपने नाम लिए हैं इस पर हमारा आपस से इत्तफाक नहीं और इसमें और भी कुछ आना चाहिए था। ये बात नहीं आई। ट्वीट इज़ वेरी क्लियर कि ये नामुकम्मल है, यानी जो चीज़ एग्री हुई थी वो चीज़ इस तरह सामने नहीं लाई गई।
सिफारिशात जो हैं वो नामुकम्मल हैं। मैं समझ गई इन लाइन। अच्छा रमेश कुमार साहब, आपने इनकी बात सुन ली, आप क्या कहते हैं? इन लाइन विद द इंक्वायरी नहीं है। आई हैव अंडरस्टूड जी। मैं समझता हूँ कि शायद लतीफ़ साहब ने अब वो पनामा की जो अपना इसकी जो रिपोर्ट है जो कमीशन की, वो तो नहीं पढ़ी है, ये हमने भी नहीं पढ़ी है। बात सिंपल में ये है कि ये जो फवाद ने जो इशू किया है एक लेटर, ये एक अप्रूवल था कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको अप्रूव कर दिया है और उसको ऊपर एक्शन के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री को कह दिया है कि आप एक्शन लें। और जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले से जो एक्शन था, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को लेना था, वो उन्होंने लिया। मगर उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन और मीडिया के ऊपर जो लाव चढ़ा जो आया, जिसकी वजह से उन्होंने ये महसूस किया कि ये नहीं रुक जाए, क्योंकि आपने एक पैराग्राफ की रिकमेंडेशन आप सामने लेके आए, बाकी पैराग्राफ्स की रिकमेंडेशंस आप सामने क्यों नहीं लेके आए जब ये कह रहे कि आपका इत्तेफाक राय हो चुका था? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आपको उस दिन ही चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके ऊपर एक्शन, और नीचे लिखा हुआ है दैट नेसेसरी एक्शन अगेन टेक बाय द ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज। जब वो मिनिस्ट्रीज के पास पहुंचेंगी तो उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, वो जो प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे जो एक्शन था एक अप्रूवल का, वो उसने दे दिया जो रिपोर्ट आई। क्योंकि रिपोर्ट को कि भाई रिपोर्ट को नहीं मानता या कहता कि नहीं इसको रिव्यू करो, एक तो वो चीज़ नहीं हुई। अप्रूवल दे दी जो भी कमीशन के पास रिपोर्ट थी। अब रिपोर्ट की कापी तो लाजमी जो मेंबरान थे उन सबके पास मौजूद है, उसमें ISI भी था, MI भी थी और इदारे भी थे जिसके पास जो कमीशन की रिपोर्ट थी। अब मैं समझता हूँ उसको ये बर वक्त कह देना कि ये रिपोर्ट जो सही नहीं है, हम नोटिफिकेशन, तो एक तो नोटिफिकेशन ही नहीं था, तो जल्दबाजी जो की गई और जो आप जिस ये तरीके समझते से हैं और किया गया। आप नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या मौकफ है? क्योंकि पहले खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी जो भी DG ISPR ने कहा है वो सही कहा है, मगर उसके बाद एतजाज एहसन साहब का बयान आ गया, उसके बाद फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान आ गया। तो इसके ऊपर आपकी पोजीशन क्या है? हुकूमत कहती है कि कबलस वक्त नी जर्क रिएक्शन आया DG ISPR का, बहुत सारे तज्जिया निगार कहते हैं, बल्कि हुकूमत के लोग भी कहते हैं, रमेश कुमार साहब तो नहीं कह रहे मगर कल उन्होंने आके हमारे ही प्रोग्राम के ऊपर कहा कि ये आपका जॉब है कि आप रिकमेंडेशंस दें, उसके ऊपर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉन लीक्स हो मुनीज़ा प्लीज इसका एको कम करा दें, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू स्पीक अंटिल एंड अनलेस। ऑलराइट इसका हम एको कम कराते हैं, उसको कर लें, आप बात करें, हम साथ साथ कर रहे हैं जी। सकूंगी बिकॉज़ आई कैन हियर माय ओन वॉइस। ओके, सो शुड आई कम बैक टू यू? प्लीज कम बैक टू मी। हाँ, अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब अपनी बात मुकम्मल करें। प्लीज टेल योर पीपल मैनेजिंग पीछे के कुछ इसको टेक्निकली इसको ठीक करें, बिकॉज़ आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट एंड कंट्रीब्यूट। आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी नफीसा साहिबा, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है? देखिए, मैं फिर से अच्छा ओके, हम आपकी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इनकी आवाज प्लीज ठीक करें ताकि उनकी आवाज ठीक आ जाए। अच्छा, गुलाम बिलोर साहब, यही सवाल मैं अगर आपकी जानिब रखूं, आपकी पार्टी का हमेशा से मौकफ रहा है ANP का कि वजीर आजम को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, मगर अब जबकि इतना ज्यादा बहरान पैदा हो गया है और MQM ने भी कह दिया है कि वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हर एक की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है। हम ये समझते हैं कि जिसको कौम ने एक जगह मुनासिब जगह पे बिठाया है उसको कौम ही हटा सकती है, दूसरे किसका क्या इख्तियार है। अब मेरे पास 20 सीटें हैं, नवाज शरीफ के पास 300 सीटें हैं, मैं उसको कहूँगा तुम इस्तीफा दे दो, मेरी क्या हैसियत? अगर मैं इस्तीफा असम्बली में आकर उसके खिलाफ में एतमाद वोट पेश करें, अगर वो हम जीत जाएँ तो वो क्या उसको हटा देंगे? ये एक तरीका नहीं है ना, जो इस तरीके से कि अगर आप कोई भी वज़ीर आज़म बनेगा और कल आके यहाँ पर कोई धरना दे दे इसमें D चौक में कि भाई जी आप हुकूमत छोड़ दो, ये तो तरीका नहीं है। दुनिया में कोई हर एक चीज़, वो कहते हैं हमारे पश्तो में कहते हैं पगरम लारवी, पहाड़ पर चढ़ने का भी एक रास्ता होता है, एक असूल होता है, एक कानून होता है। तो एक कानून और असूल के तहत जो दुनिया में तरीका है उसका ये नहीं है कि आप यहाँ पर आके D चौक में खड़े हो जाके इस्तीफा दे दो। हम इसके हक में नहीं है। हम कहते हैं इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को हमने वो डिग्रेड नहीं करना, हुकूमत को डिग्रेड नहीं करना। हम सब अब यहाँ हमारे साथ जो कुछ हुआ,
हमारी 32 सीटें से हम 5 पे आ गए। हमारे साथ जो सलूक हमारे साथ अपने सूबे में हुआ, हमने कभी कहा है कि पीटीआई इस्तीफा दे? कभी नहीं कहा, क्योंकि कौम ने उनको वोट दिया है, उन्होंने इलेक्शन जीता, वो बैठे हैं, वक्त पूरा करें। तो दुनिया में हर चीज का एक असूल है, हम तो इस असूल पे कायम है, इसमें कोई नहीं। हमने अभी भी कहा कि हम ना किसी के साथ नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट कहता था कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे, हम बिल्कुल भी उस वक्त कहते। ठीक है, आपका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। जी बिलोर साहब, आपका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं नफीसा साहिबा से भी इसके पर बात करूंगी। नफीसा साहिबा, देखिए बिलोर साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो कहते हैं कि जी क्यों इस्तीफा दें वज़ीर आज़म। जब देखिए, जब पहले तो मैं ये डॉन लीक्स से शुरू करूंगी कि डॉन लीक्स हो या मॉडल टाउन हो या पनामा हो, इस गवर्नमेंट का इशू ये है कि इट इज़ मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट। और यही बात हो रही है, अगर मिलिट्री ने रिएक्शन किया, और हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अख्तियारात दिए गए हैं, जो ढांचा दिया गया है, उससे अगर कोई भी तजावुज़ करेगा तो पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं होगी, हम जमहूरियत के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मिलिट्री का भी मौक़िफ़ क्या है? वो भी कहते हैं कि जो एक इंक्वायरी हुई है, दे ऑल्सो वांट ट्रांसपेरेंसी। और यही हम बात बार बार कर रहे हैं, पनामा हो या डॉन लीक्स हो या मॉडल टाउन हो। और अब इस नहज पर हालात आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रॉब्लम्स में अपने क्रिएट किए हुए, अपनी टीम के क्रिएट किए हुए, अपने आप को घेरे में और या बंद गली में। मगर नफीसा साहिबा, जो ये ट्वीट आई है DGISPR की, इसको आप कैसे देख रही हैं? मैं चाहती हूँ आपका वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आए, क्योंकि आपकी पार्टी ने तो हमेशा से सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की है ना, आपने डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात की है। ट्वीट जी is not in order, it's not proper. DGISPR एक 19th ग्रेड का या 20th ग्रेड का ऑफिसर है और वो चैलेंज बज़ाहिर नहीं कर सकता, लेकिन ये बातें यहाँ तक कैसे आई और इसका पूरा मंजर आपको देखना जरूरी है। मैं बिल्कुल हरगिज इस ट्वीट को जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पूरी टीम ने, बिलखुसूस उनके जो फर्स्ट ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर फवाद हुसैन फवाद, जिनके चर्चे पूरे गूंज रहे हैं इस्लामाबाद में, हर चीज को उन्होंने मिसहैंडल किया है। और इस वक्त एक नेशनल डिमांड है कि ही शुड स्टेप डाउन। आज मुझे पता नहीं कि आपने देखे या नहीं, जो मरियम नवाज के ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत अग्रेसिव ट्वीटिंग उन्होंने की है पनामा के ऊपर, और कौम ये पूछ रही है उनको ऐसी कौन सी चीज पता है जो हमें नहीं पता। यही सवाल आ रहे हैं कि हाउ कम शी सो अग्रेसिव कि ये नेशनल एक कॉन्स्पिरेसी है, और एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एज इफ देखें ये सुरखरू नहीं हुए हैं। और जो तरीकेकार इस वक्त जो JIT का है, द पब्लिक, इट डज नॉट कमांड कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, कि ये जो ऑफिसर्स हैं, निचले लेवल के ऑफिसर्स, वजीर आजम के अंडर की कैबिनेट के अपॉइंटेड ऑफिसर्स सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तहकीकात नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। अगर सारी इस वक्त ट्विटर पर अगर रिएक्शन आई है ISPR के, DGISPR की स्टेटमेंट की कि ये प्रॉपर नहीं है, ये अंडर प्रोसीजर नहीं है, तो क्या JIT जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो कौन सी अंडर प्रोसीजर या प्रॉपर हुई है? दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट दिस। और आपने देखा कि ये सिर्फ पार्टियों के नहीं मसला है, आपके कई बार्स ने इस वक्त एक पब्लिक पोजीशन ली हुई है। अगर ये JIT बना उसके अंडर, जी लाहौर हाई कोर्ट बार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट का खैरपुर हाई कोर्ट बार ने, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने पोजीशन ली। आई डोंट नो अगर बार की वो पोजीशन है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही शुड रिजाइन। तो ये एक प्रिंसिपली ही शुड रिजाइन। जी नफीसा साहिबा, इधर मुझे वक्फा लेने दें। गोइंग टू बी अ क्राइसिस नाउ। आई अंडरस्टैंड दैट। देखिए कह तो ठीक रही है, बहरान तो पैदा हो गया। अब तारिक फातमी साहब का जो लेटर आया उसके बाद भी बहरान पैदा हो गया, आप इसे निपटे के कैसे? तारिक फातमी का हक है, और मैं समझता हूँ वो अगर इन चीज़ों से डिनाई करता है तो वो बिल्कुल इसको चैलेंज कर रहा है, राउत हसीन चैलेंज कर रहा है, उसका काम है। मगर जो रेजिग्नेशन की जो बात की जा रही है, देखिए 3 रुकन जो है जज जो है, जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं, अगर वो समझते कि मियाँ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होंगे तो वो भी कह सकते थे। जब 540 पेज लिखे हैं, जी दो ने तो 540 पेज, देखो मेजॉरिटी ने 540 पेज लिखे, तो उसके अंदर एक लाइन और भी लिख देते कि भाई 2 महीने जब तक ये हो तब तक स्टेप डाउन। उन्होंने नहीं लिखा।
स्पेशली अब सियासी पॉलिटिकल पार्टीज तो चलो पॉलिटिकली अपनी बात करते हैं, मगर बार्स जो है उनको कम से कम जज साहिबान की रेस्पेक्ट के तौर पर उस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। जज साहिबान की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, मुझे वक्फा लेने दें। बात यह है कि असूलों की बात है। हमने देखा कि मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह साहब से इस्तीफा ले लिया गया और फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी गई। फिर हमने देखा कि परवेज रशीद साहब से भी इस्तीफा ले लिया गया और फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। आपकी मर्जी है, आप इस्तीफा दें ना दें, इसमें कोई हक नहीं, कोई शक नहीं कि जो वजीर आजम है उनको अवाम ने ही वहां पे तैनात किया है, डाला है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि बाकी सारी चीजों का आप क्या करेंगे, इस बहरान से आप कैसे निकलेंगे, ये जो डूबती हुई आपकी किश्ती है इसको कैसे ऊपर लाएंगे, इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डॉन लीक्स पर जो के बाद जो बहरान पैदा हुआ है उसके ऊपर। गुलाम बलोच साहब, आप तो हुकूमत के साथ हैं, मगर आज हमने क्या देखा कि तारिक फातमी साहब की तरफ से भी एक खत सामने आ गया जहां उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट हूं, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि मेरे ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात आए हैं। आपको नहीं लगता कि JIT तश्कील करने, JIT की रिपोर्ट सामने आने से पहले ही ये मुतनाज़े हो गई है? बेटा, आपने मुझे पहले गाली दी शुरू, आपने कहा आप हुकूमत के साथ हैं। आपको किसने, मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ आज भी, और मैं नहीं, हमायत तो कर रहे हैं ना आप, हमायत तो कर रहे हैं हुकूमत की। नहीं, मैं उनकी हमायत नहीं कर रहा। मैं जो गलत फैसले, जो गलत बातें कर रहे हैं उनके खास नहीं हूँ। जो गलत बातें कर रहे हैं ना, A to B हमने क्यों खत्म किया? इसलिए कि हुकूमत कोई हुकूमत को ख़त्म ना कर सके। जो हुकूमत को दो साल अभी नहीं गुजरे थे, लोग हुकूमत से इस्तीफा मांगते थे, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। हम आज हम कहते हैं जो हुकूमत बने उसको जमहूरियत कहती है, इजाज़त देती है कि अपना काम पूरा करे। जिस वक्त हम अगर कर सके उनके खिलाफ में एतमाद तो हम करेंगे, हम नहीं कर सकते तो हम आराम से बैठ कर उनको बर्दाश्त करें। जब उसके बाद कल इलेक्शन होगा, लोग उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये देखा, अब मेरे सूबे में जो कुछ है, अब मैंने कभी एक लफ्ज़ कहा कि हुकूमत इस्तीफा दे? नहीं, कभी नहीं कहा, क्योंकि हम कहते हैं कि जमहूरियत जो है उसको चलने दें, खुदा के लिए जमहूरियत को डिस्टर्ब ना करें, हम ये कहते हैं। बाकी इसके साथ आप हमें जहाँ भी बांध दें, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि मैं आज भी हम अपोजिशन में बैठा हूँ, अपोजिशन की बात करता हूँ, हुकूमत तनकीद करता हूँ। आज भी मैं कहता हूँ कि हमारे साथ हुकूमत वो सलूक करिए पुख्तनों के साथ जो कि इसमें अपना कश्मीर में हिंदुस्तान नहीं कर रहा, वो हमारे साथ हुकूमत पुख्तनों के साथ करिए। नहीं, इसमें इसके ऊपर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आपकी जगह है बलोच साहब, इसके ऊपर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। मगर शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज बात मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पूछी गई एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, चूंकि आज 6 साल हो गए उसामा बिन लादेन को पकड़े गए और मरे हुए, तो उनसे ये पूछा गया कि जी एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट को आप सामने नहीं लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सामने नहीं लेके आ सकते क्योंकि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सर, अगर आप इस रिपोर्ट को सामने लाने का मुतालबा करेंगे तो फिर उस रिपोर्ट का क्या होगा? हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कभी सामने नहीं आई, उसका क्या होगा? सलीम शहजाद की रिपोर्ट एक तरीके से सामने आ गई थी, मगर उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कोई रिकमेंडेशंस के ऊपर लाएअमल नहीं हुआ। अहमदुर्रहमान रिपोर्ट जो थी उस पर मोहम्मद अली खान ने बेइंतहा एहतजाज किए, हर जगह तकरीरें की, जलसे किए, असेंबली में एहतजाज किया, कोई नहीं लाया उसको सामने। ये तो फिर रिपोर्टों में हुकूमत जो इख्तियार होती है वो उनका मतलब। और महमूद अमान की रिपोर्ट आज कितनी हुकूमतें आई, किसी ने उसको सामने लाया? कोई नहीं लाया। जी, एग्जैक्टली माय पॉइंट बलोच साहब, एग्जैक्टली माय पॉइंट। जी शाहिद साहब, देखें, बात ये है कि मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी वजह है जिसके ऊपर हम सब भरोसा करें। जो कमीशंस हैं वो रिपोर्ट्स तो ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, वो सामने लोगों के आने चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है तो आप बताइए, और अगर आप वो नहीं सामने लाना चाहते तो उसको आप एक तरफ रखें। मगर ये तो नहीं हो सकता कि पूरे कमीशन की रिपोर्ट, खासकर जिसका ताल्लुक उन चीज़ों से है कि जिन्हें उन्होंने पॉइंट आउट किया, जहां हमारे फेलियर्स हैं, जहां हमारे वीकनेसेस हैं, जहां हमने आइंदा इम्प्रूव करना है, अगर वो आप सामने नहीं लाएंगे तो ये सिस्टम कैसे आगे चलेगा? क्या हर रिपोर्ट जो है? नहीं सर, आपसे मैं सवाल ये कर रही हूँ कि जो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है, क्या उसको मंजर आम पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये कमीशंस और जो कमेटीज हम बनाते हैं उसका मकसद ही यही होता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं,
हमसे कोताहियां हुई हैं और जिसकी वजह से हमें कुछ फेलियर्स का सामना है, तो जब तक आप सामने नहीं लाएंगे उस पर जो हमने इकदामात करने हैं वो कैसे होंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? ये पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती है, ये जो रिपोर्ट्स हुआ करती हैं ये बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको आप लाएं। ठीक है, आपने एक वाज़ेह स्टैंड उसके ऊपर ले लिया। नफीसा साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की बहुत दफा बात होती रही और जाहिर है OBL जब मारे गए थे तो आपकी हुकूमत थी। आपको नहीं लगता कि अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी इस रिपोर्ट को मंजरे आम पे आना चाहिए, तो फिर उस रिपोर्ट को भी सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। सब रिपोर्ट्स जब कमीशन बना जाए, कमीशन बनाई इसलिए जाती है कि आप खोज करें कि कहां आपकी वीकनेसेस थी, कहां आपके गैप्स थे, तो नेशनल सिक्योरिटी तो स्ट्रेंथन होगी। हम तो यही इस वक्त पार्लियामेंट में भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट अपना इनिशिएटिव ले और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कमेटी जो है वो बनाए। और पार्लियामेंट को तो उन्होंने बिल्कुल इररेलेवेंट, जब जमहूरियत की एक तरफ बात तो करते हैं मियाँ साहब, लेकिन मियाँ साहब से पूछें कि उन्होंने पार्लियामेंट को कितना स्ट्रेंथन किया है, पार्लियामेंट को कितना एम्पावर किया है, वहां पर खुद कितने आते हैं, इनके मिनिस्टर्स कितने आते हैं। पिछली पूरी सेशन जो है ऑपोजिशन जो है वॉकआउट कर करके हम लोग थक गए, लेकिन इतने इंसेंटिव हैं कि एक दिन नहीं आके हमारे क्वेरीज का इन्होंने जवाब दिया है। तो देखें, ये सारी इलेक्शंस होना जो है वो जमहूरियत नहीं है। पूरा पैकेज जो है जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में रहेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर सिविल मिलिट्री इश्यूज या इम्बैलेंसेस की बात हो रही है, वन रीजन टुडे द पार्लियामेंट इज नॉट विद दिस गवर्नमेंट इज बिकॉज दे हैव ऑलवेज डिसमिस्ड द पार्लियामेंट एज समथिंग रिडंडेंट, और इनके पूरे मिनिस्टर्स हैं दे ऑफन होल्ड द पार्लियामेंट इन कंटेम्प्ट। ये इसमें कोई शक नहीं। देखिए रमेश साहब, ये कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, आप नवाज शरीफ साहब की अटेंडेंस निकाल के देख लें, कितनी अटेंडेंस हुई है नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट के अंदर। आज भी इमरान खान से तो अटेंडेंस नवाज शरीफ की ज़्यादा है, बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत सारी एंगेजमेंट भी हैं, फिर भी इमरान खान से तो ज़्यादा उसकी अटेंडेंस है। तो आप क्या दूसरी बात, एक के 19 दिन है, दूसरों के 20 दिन है। दूसरी बात मेरी बहन ने की एबटाबाद कमीशन की, मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट 2012 में आई है और उसके बाद 1.5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, और उस वक्त तो कम से कम पीपल्स पार्टी की मेरी बहन भी है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी मिनिस्टर ने आज कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाए। आज शायद लतीफ साहब, नफीसा शाह साहिबा और ANP तो हमेशा से कहती रही है कि वो रिपोर्ट आप सामने लाएं। नफीसा शाह साहब नेशनल सिक्योरिटी को कैसे खतरा होना शुरू हो जाता है? नफीसा शाह की गवर्नमेंट थी 2013 तक, और मैं समझता हूँ 2013 तक है ना सर। देखिए, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, हमें पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो पब्लिक करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, और जो रिपोर्ट मुझे ये बताएं कि ISPR वैसे तो हर चीज़ के ऊपर कहता है ना, इसके एबटाबाद कमीशन के ऊपर तो नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है कि भाई ये भी जो है रिपोर्ट शाया होनी चाहिए, पब्लिक होनी मुझे चाहिए? ये बताइए कि जो इस वक्त जिस रिपोर्ट का वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप उसको पब्लिक में लेके आए, क्या इस रिपोर्ट को आप पब्लिक छोड़े पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आप सामने लाएंगे कि नहीं? पनामा इसका अपना जो JIT का जो डॉन लीक्स का जो मैटर है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आएंगे। उसकी वजह ये है कि कमीशन प्राइम मिनिस्टर ने खुद बनाया। कहाँ लेके ये जो प्लांटेड स्टोरी पब्लिक के सामने लेके आएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर सामने? पार्लियामेंट की कमेटी जो बनी हुई है उस कमेटी के सामने लेके आते हैं, या वो इन कैमरा सेशन में लेके आते हैं, या किसी स्टैंडिंग कमेटी में, या पार्लियामेंट में, कैसे भी, मगर वो जरूर पूरी रिपोर्ट बिल्कुल लेके आएंगे। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बताना चाहता है कि जो कमीशन मैंने बनाई, इस वजह से कमीशन बनाई कि ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर जो है वो मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये बार बार जो ये परसेप्शन दी जा रही है ना कि उसमें तनाव है, आर्मी एक पेज पे है, सिविलियन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इकट्ठे हैं, थोड़ी बहुत ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट या एग्रेसिव लेवल पे तो हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले इस हफ्ते के अंदर ये पूरी रिपोर्ट मंजरे आम पे आएगी। इसी हफ्ते के अंदर आपको हर चीज सेटल डाउन मिलेगी। और सेटल डाउन कैसे होगी? वो तो तभी होगी जब मंजरे आम पे आएगी। उम्मीद हमेशा अच्छी की जाए कि मुल्क की बेहतरी किसमें, मुल्क की बेहतरी इसमें है कि यहाँ पे ऐसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं हो। मुल्क की बेहतरी इसमें, तो उसके लिए दुआएं करें, और मैं समझता हूँ कि वही चीज होगी जो मंजूर खुदा होगी,
और वही चीज़ होगी जो हमारे मुल्क के लिए फेवर में होगी और वही चीज़ आपके सामने अच्छा, अभी मैंने लेना एक वक्फा, मगर वक्फे के बाद जब हम बात करते हैं कि मुल्क की सलामती की, तो हम इस पे भी हम नज़र दोहराएंगे कि हमारा पाक अफगान जो ताल्लुकात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान डेलीगेशन गया था उसका एक अहम हिस्सा गुलाम बलोर साहब भी थे। उनसे पूछेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ और इस वक्त पाक अफगान ताल्लुकात किस नहज पे हैं। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि आज किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है और यही वो बेंच है जो मॉनिटर करेगा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तश्कील दी गई है पैनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए। मगर नफीसा शाह साहिबा, इसके ऊपर जो जजेस हैं, तीनों जो जजेस हैं, उनमें से 5 में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने डिसेंटिंग नोट दिया था। जो 2 जजेस जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, इख्तिलाफी नोट दिया था, उनको इस बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। आपकी पार्टी क्या इसके ऊपर कोई एतराज तो नहीं करेगी? देखिए, डिपेंड्स, मुझे नहीं पता कि उन जजेस के नाम कौन हैं जो बेंच में हैं इस वक्त, लेकिन अगर वो वही जजेस हैं जिन्होंने इम्प्लिकेट नहीं किया वजीर आजम को और सिर्फ मुल्जिम लेवल तक उनको रखा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की और बाकी 2 नहीं है, तो फिर सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन मुझे ये इस वक्त जजों के नाम नहीं पता कि वो टोटली नई बेंच है आउटसाइड दोज 5 जिन्होंने जजमेंट दिया, तो फिर तो आई एम श्योर कि वो फिर ज़रूर क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन मतलब ये जो क्वेश्चंस रेज होंगे शायद उस बात पर रेज हो कि अगर सिर्फ वो 3 जजेस हैं उस बेंच में से जिन्होंने इम्प्लिकेट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर या उसकी फैमिली को, लेकिन मुझे इसके डिटेल्स नहीं पता, तो मैं कोई वाजे ठीक है, आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। मगर इस वक्त जो जजेस हैं उस बेंच के ऊपर, उसके अंदर एजाजुल हसन है, एजाज अफजल हैं और अजमत सईद साहब हैं। तो ये 3 जजेस हैं जो उस बेंच के ऊपर हैं और जो 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया था वो उसके ऊपर नहीं है। जस्टिस गुलजार और जस्टिस कोसा उस पर नहीं है। बहरहाल हम देखेंगे कि आपकी एहतजाज है वो। देन आई वुड से अगर वो सेम जजेस हैं जिन्होंने उनको इम्प्लिकेट नहीं किया तो क्वेश्चंस विल बी रेज्ड। क्वेश्चन विल बी रेज्ड या कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी? नहीं, वो तो फिर पार्टी मिल बैठेगी, लेकिन मैं जनरली इस वक्त कौम की बात कर रही हूँ जी। जो लोग इस जजमेंट इसको फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, मरियम नवाज के जो ट्वीट्स हैं उससे एक और सवाल ने जन्म दिया है कि इनको इस JIT के बारे में क्या पता है, ऐसी चीजें पता है जो ऑलरेडी उसने अपने आप को, जैसे वजीर आजम ने 12 घंटे पहले रिजल्ट्स के अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो इनको क्या ऐसी चीज पता है कि इतनी ट्रायम्फेंटली वो बैठकर और वो कह रही हैं कि ये सारा क्रैप है और ये कंस्पिरेसी है। और आज ICIJ ने उनको स्नब भी किया। जी अपना मैडम मरियम तो एक पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल ट्वीट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये जा रही है, मगर लीगली तो वकीलों को जाना है कोर्ट के अंदर। अब देखिए, इस 5 रुकनी में से 3 रुकनी इस वजह से बनी, मैं समझता हूँ कोर्ट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि आसिफ सईद कोसा और गुलजार साहब ने इसके ऊपर इनकार किया होगा कि हमने तो पहले ही फैसला दे दिया है। अब JIT जो बनेगी उसको मॉनिटर करना और JIT के डिसीशन को आगे लेके जाना, कंसीडर करना, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक फैसला देना, अब बाकी इन 3 जजों का काम है। इस वजह से इन्होंने इसी 3 जजों के हवाले से ये रखा है जो तीनों ने जिन्होंने ये सवाल उठाए, नौ अहम सवाल उठाए थे। अब इन 3 का जो भी डिसीजन होगा अगर पैनामा और डॉन लीग से हम निकल जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला काफी खराब हुए हैं। गुलाम बलोर साहब अभी वहां से होके आए हैं। सॉरी, बार बार आपके भाई की याद मुझे आती है। अभी आप वापस आए हैं स्पीकर कौमी असेंबली के साथ। मुझे बताइए, आपकी मुलाकात वहां पे सदर के साथ भी हुई और काफी उनके साथ हुई। हमें ये खबरें मिली हैं कि बड़ी तल्ख कलामी हुई है, बहुत शिकायत हुई है अफगान साइड से। क्या मुस्बत बात निकली है इस दौरे से? बात ये बहन के जब 2 भाई आपस में बैठते हैं तो गिले तो होते हैं, कुछ उन्होंने गिले किए, कुछ हमने गिले किए, लेकिन उसके बाद जो मीटिंग हमारी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, कोई खुदा ना खाता ऐसी बात नहीं।
बड़े प्यार मोहब्बत से बातें हुई, गिले भी हुए, प्यार से हुए। और हमारी पहली मीटिंग जो थी तो वो उनके प्रेसिडेंट से हुई, अशोक गनी साहब के साथ। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो हमारी करजई साहब से हुई। तीसरी मीटिंग जो हमारी हुई वो उनके वज़ीर आज़म अब्दुल्ला से हुई। और तीनों मीटिंग हमारी जो हमारी सियासी बातें थी वो मुकम्मल तौर पे हम खुश हो, हम भी राजी, वो भी राजी, यानी कोई क्या निकला बिलोर साहब इस विजिट से? क्या निकला मुस्बत, क्या निकला इस विजिट से? मुस्बत ये है कि हम इंशाल्लाह एक दूसरे के करीब आए सियासी तौर पर। बाकी रही बात हमारे इदारों की, तो हमारे ये काम है कि हमारे इदारे जाएं, उनसे बात करें, जिस तरह से इंटेलिजेंस शेयर की जानी चाहिए उस तरह होनी चाहिए। इतनी बात है, फैसला हम करके आए कि अगर पाकिस्तान में अमन होगा तो अफगानिस्तान को सुख आराम होगा, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान भी अमन होगा। अगर वहाँ अमन होगा तो हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ अमन नहीं होगा तो वहाँ नहीं होगा। इस बात पे हम मुत्तफिक हैं। मैं आपकी जानिब आऊंगी, मैं इदारों को जाके बात कर। जी शाहिद लतीफ साहब, देखिए ये सारी सियासी बातें तो पहले हो चुकी हैं, मगर बार बार उंगलियां अफगानिस्तान से उठती हैं कि हम वहाँ पे जो रोग एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आईसीजी के एक थिंक टैंक, इंटरनेशनल थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है, तजवीज़ दी है यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, कि जो मिलिट्री एड है वो इससे मुंसलिक कर दें कि क्या हम अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को फ़रोग़ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसा हो गया ये कह चुका कि हम ख़ासकर ये जो कलअदम जमातें जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बार बार हाफिज़ सईद का नाम बार बार जो है वो मगर शाहिद लतीफ़ साहब, चूँकि DGISI ये इम्कान है कि वो जाएंगे अफगानिस्तान, तो इस तासुर को दूर करने के लिए कुछ सोच विचार है फ़ौज के अंदर कि किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ हर चीज़ ऑन द टेबल होनी चाहिए। हम क्या करें, हमें तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे अंदर से हमारी फ़ौज के बारे में अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ये बयानिया जो है वो तो उसको तक़वियत पहुँचाएगा ना, जो बाहर से बातें हो रही हैं उसी को हम कोट करते हैं कि बाहर वाले ये कह रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है, हिंदुस्तान ये कह रहा है। यही तो मसला है हमारा। जब हमारा वो जो लास्ट टाइम भी हुआ था, PPP के ज़माने में भी जो मामला हुआ था, उस वक़्त भी इसी तरह की बातचीत हुई थी। अब ये जो डॉन लीक्स है, इसमें भी यही वाला बयानिया जो है जिससे दुश्मन को तक पहुंचती है, ये हम खुद उनको